हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल। सब कुछ ठीक है ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था ट्रांसफार्मर का वर्किंग जब नो लोड कंडीशन रहता है, यानी जब उसमें हम किसी तरीके के लोड को कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तब मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या उसका हमको कंक्लूजन मिला था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जब ट्रांसफार्मर में हम लोग लोड कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि कोई रेजिस्टिव लोड कनेक्ट कर दिए, कोई इंडक्टिव लोड कनेक्ट कर दिए, कोई कैपेसिटिव लोड कनेक्ट कर दिए, तो मेरा ट्रांसफार्मर में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में एकदम लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, इसका मैं ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ इस पीडीएफ का, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर सेंड करूँगा। ठीक है, और इससे पिछले वाले वीडियो का मैंने अभी तक सेंड नहीं किया है, तो वो भी सेंड कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए पूरा एकदम बहुत अच्छा से मैंने ये पीडीएफ को अपने हाथों के द्वारा लिखा है और काफ़ी आसान। देखिए ये सब जो है ना, ये सब देखिए, ये सब जो है ना, ये वाला फिगर टू, जैसे ये सब, उसके बाद हो गया, देखिए ये वाला, उसके बाद हो गया, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, और ये वाला, ये तीनों जो फेजर डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों को क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। देखिए फेजर डायग्राम, जब हम लोग कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करेंगे तो फिर वहाँ पर पावर फैक्टर लीड करेगा, वो आपको पता है। फिर इंडक्टिव लोड कनेक्ट करेंगे तो पावर फैक्टर लैग करेगा, ये भी आपको पता है। और जब रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको पावर फैक्टर जो होगा ना, कॉस फाई का वैल्यू जो होगा ना, वो 1 होगा। देखिए यूनिटी, और इस कंडीशन को हम लोग यूनिटी बोलते हैं, कॉस का वैल्यू 1 होगा। तो ये जो तीनों फेजर डायग्राम कैसे हम लोग बनाए, यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ में बहुत अच्छा से डिटेल में समझा तो दूंगा, लेकिन आप खुद से इसको नहीं बना पाएंगे, या फिर हो सकता है कि मैं खुद से यहाँ पर बहुत अच्छा से आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक समझाऊंगा, यहाँ तक। ठीक है, यहीं तक समझाऊंगा, शुरू से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एकदम यहाँ तक, शुरू से लेकर यहाँ तक समझाऊंगा। कोई किसी तरीके का आपको डाउट मन में नहीं रहेगा। और वो वाला जो तीनों चीज़ें मैं आपको बोर्ड पर, अपना बोर्ड में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और एकदम ऐसा बता दूंगा कि आप बिना देखे आप उस फिगर को छाप लेंगे एक ही बार में आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था दोस्तों, अगर आप नहीं देखे थे थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में भी दे देता हूँ। क्या लिखा है कि क्या लिखा है कि जब ट्रांसफार्मर में लोड नहीं कनेक्ट किए, देखिए यहाँ पर किसी तरीके का लोड नहीं है ना, किसी तरीके का लोड नहीं है। तब मैंने आपको उस वीडियो में क्या बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। क्या बताया था, व्हेन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज केप्ट ओपन, जब उसको ओपन रखते थे, कोई लोड कनेक्ट नहीं करते थे, तो मेन सप्लाई से, ठीक है, तो नो लोड करंट इंड्यूसेस द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मेरा नो लोड करंट जाता था, यहाँ से जो करंट जाता था वो बहुत स्मॉल अमाउंट में रहता था, जिसका नाम हम लोग दिए थे नो लोड करंट। और नो लोड करंट के कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ था E1। या इसी ईएमएफ को हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो मैग्नेटाइज होता है, तो एमएमएफ यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। और एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एन आई। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन आई। तो जैसा कि यहाँ पर नो लोड करंट आई के कारण, I0 के कारण यहाँ पर मेरा क्या इंड्यूस हुआ था, ईएमएफ E1 इंड्यूस हुआ था ना। तो I0 के कारण, किसके कारण, I0 के कारण E1 इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो I0 के कारण E1 इंड्यूस हुआ, तो E1 का वैल्यू मेरा क्या होता है, फॉर्मूला Ni। तो I0 के कारण हुआ, इसलिए N1 या फिर N0, जो भी देने का मन है, N0 और I0, इसका हम लोग फॉर्मूला लिख दिए। ठीक है, N0 I0 एंड दिस, ये नहीं भी याद रखें कोई बात नहीं, आप लोग इतना समझिए कि I0 के कारण मेरा क्या इंड्यूस हुआ, E1 इंड्यूस हुआ। ठीक है, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये एंड ये जो सेटअप, और जिसके कारण मेरा फ्लक्स क्या इंड्यूस हुआ था, फाई। मेरा फ्लक्स क्या बना था, फाई बना था, फाई नॉट। ठीक है, फाई नॉट भी आप उसको बोल सकते हैं। इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर एट एंड द सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन इज शोन इन द फिगर, जैसा कि नो लोड कंडीशन का सर्किट यहाँ पर दिखाया गया। तो ये बहुत शॉर्ट तरीका से मैंने पार किया। ठीक है, कि यहाँ पर जब एसी सप्लाई वोल्टेज दिए हम लोग, ठीक है, V1 दिए, तो नो लोड करंट I0 पार हुआ, I0, जिसके कारण ईएमएफ क्या बना, E1। और ये ईएमएफ के कारण मेरा क्या इंड्यूस हुआ, फाई। और यही फाई इधर आकर, ये देखिए यहाँ पर किसी तरीके का लोड कनेक्ट नहीं था, इसलिए मेरा वोल्टेज इंड्यूस नहीं हुआ, केवल आपका ईएमएफ रहा। और वो भी ईएमएफ किसके कारण, इस कॉइल के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ।
ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाया था, उसी का एक ओवरव्यू यहाँ पर दे दिया। अब आपको फुल लोड करंट को समझने में बहुत आसान होगा। देखिए अब यहाँ पर जब हम लोड को कनेक्ट कर दिए, व्हेन द लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, अब जाहिर सी बात है फिर मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव याद करा देता हूँ। कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ रे प्राइमरी, ये वाला पूछेगा कि सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में से कौन सा वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्ट रहता है, यानी कौन एसी वोल्टेज से कनेक्ट रहता है, तो आपको आंसर क्या बताना है, प्राइमरी वाइंडिंग। और पूछेगा प्राइमरी वाइंडिंग या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में से कौन सा वाइंडिंग आपका लोड से कनेक्ट रहता है, तो आपको क्या बताना है, सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू द लोड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग से मेरा क्या कनेक्ट रहेगा, मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग से मेरा लोड कनेक्ट रहेगा, ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में मेरा ईएमएफ क्या इंड्यूस हुआ, E2। और ये E2 इंड्यूस होता है किसके कारण, इस वाइंडिंग के कारण, इस तार के कारण। और वोल्टेज मेरा किसके कारण इंड्यूस होता है, इस लोड के कारण। ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कहीं पर भी कि ईएमएफ मेरा वोल्टेज मतलब ईएमएफ मेरा लोड के कारण इंड्यूस होता है ना उस कॉइल के कारण इंड्यूस होता है ईएमएफ। तो आपको आंसर बताना है, इस कॉइल के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, इस वाइंडिंग के कारण। और लोड के कारण आपका इंड्यूस होता है वोल्टेज, लोड के कारण वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया। तो ये दोनों कब हुआ, जब मेरा यहाँ से सेकेंडरी करंट क्या आया, I2। और I2 किस कारण से आया, जब यहाँ पर हम लोग फ्लक्स फाई इधर से चेंजेस हुआ जिस कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट I2 इधर से फ्लो किया और I2 फ्लो करने के कारण लोड कनेक्ट था जिसका वोल्टेज V2 आ गया। क्लियर है। तो ये कब हुआ, जब मेरा लोड कनेक्ट था तब। वही वाला यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए किधर सेकेंडरी क्या लिखा है, I2 करंट फ्लो थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड द सेकेंडरी करंट इंड्यूसेस द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। वही लिखा है कि अब करंट, अब देखिए नंबर ऑफ वाइंडिंग्स प्राइमरी में क्या है, N1 और सेकेंडरी में N2। करंट प्राइमरी में क्या है, I1 और सेकेंडरी में I2। तो ईएमएफ प्राइमरी में क्या होगा, ईएमएफ का फॉर्मूला N1 I1 और सेकेंडरी में ईएमएफ का फॉर्मूला N2 I2। तो वही वाला लिखा है कि द सेकेंडरी करंट इंड्यूसेस द मैग्नेटोमोटिव फोर्स N2 I2 ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, मैं डायग्राम में ही पहले आपको समझा दिया हूँ ताकि यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ने में आपको कोई किसी तरीके का डाउट नहीं होगा। दिस फोर्स सेटअप, अब जैसा कि आपको पता है कि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का ये फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है, एक तरीके का फोर्स है और ये एक तरीके का क्या है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज भी है। तो ये फोर्स है, नाम से ही पता चल गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या फिर आपका एमएमएफ भी होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे तो वही ई का नाम हो जाता है एमएमएफ, ईएमएफ बदल जाता है एमएमएफ में। और एमएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो क्या लिखा है, दिस फोर्स सेटअप द फ्लक्स। अब जैसा कि आपको पता है कि ईएमएफ के कारण ही मेरा फ्लक्स इंड्यूस होता है, ईएमएफ के कारण ही मेरा फ्लक्स इंड्यूस होता है। और वही ईएमएफ का नाम बदल करके एमएमएफ हो गया, तो एमएमएफ का कारण भी क्या इंड्यूस होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा। तो दिस फोर्स यानी ये जो एमएमएफ हो वही क्या करेगा, फ्लक्स φ2 जनरेट करेगा, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। द फ्लक्स φ2 अपोजिट द फ्लक्स φ। देखिए मैं आपको पूरा कहानी बताता हूँ क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए, ध्यान से समझिए। ये वाला अगर आप समझ लिए तो ये पूरा नो लोड करंट आपको समझ में आ गया। बस यही इसी चीज़ पर खाली आपको यही वाला याद रखना है, बाकी पूरा नो लोड करंट आपको समझ में आ गया। देखिए ये क्या है, मैं पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एसी वोल्टेज भी है। ये जब हम दिए प्राइमरी वाइंडिंग में तब मेरा करंट क्या आया, I1 मेरा प्राइमरी वाइंडिंग में गया और इंड्यूस क्या किया, ईएमएफ E1। और ईएमएफ E1 के कारण मेरा क्या बना, फ्लक्स फाई। मेन फ्लक्स क्या है, फाई। यही वाला पूरा सर्किट में मतलब ये पूरा कोर में चलता है, मतलब मूव करता है। ठीक है, राउंड मारता है, यही वाला फ्लक्स। अब ये फ्लक्स जब इसके संपर्क में आया, कौन सा वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या इंड्यूस करा दिया, करंट I2। या फिर क्या इंड्यूस करा दिया, ईएमएफ E2 के कारण मेरा क्या बना, करंट I2। और ये I2 फिर एक तो I2 बनाया और एक क्या बनाया, फ्लक्स फाई, क्योंकि ईएमएफ के कारण ही मेरा फ्लक्स बनता है फाई। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ E2 था
तो फ्लक्स मेरा बना फाई टू। अब यही जो फ्लक्स फाई टू है ये भी क्या करेगा, इस कोर में गमन करेगा, इस कोर में मूव करेगा। तो इधर से आ रहा था मेन फ्लक्स फाई, और फिर इधर से E2 के कारण एक और फ्लक्स बना फाई टू। अब उधर से आ रहा है, ये जो फाई टू जा रहा है इधर, और उधर से मेन फ्लक्स आ रहा है फाई इधर। अब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। मेन फ्लक्स जाना चाह रहा है इधर से, तो उसी को विरोध करने के लिए एक और फ्लक्स आ गया फाई टू। किसके कारण, EMF E2 के कारण, जो मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग में बना। अब दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, तो झगड़ा होने लगा तो ये मान लेते हैं बड़ा, इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। लेकिन ये फाई टू भी तो कुछ ना कुछ तो अपना प्रभाव डालेगा, है ये भी कुछ ना कुछ तो अपना प्रभाव डालेगा। यानी ये जो फाई को, मेन फ्लक्स को थोड़ा सा तो उसको कम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का तो मारेगा, थोड़ा सा तो उसको रोकेगा। तो उसका वैल्यू अगर 10 है तो उसको थोड़ा सा घटा के 9.5 तो कर पाएगा, 9.5। हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा गया, ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। दिस फोर्स फाई टू इन द ट्रांसफार्मर कोर, फाई टू अपोजिट द मेन फ्लक्स फाई। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेंस लो ये गलत है, ठीक है, ये वाला आपको नहीं लिखना है। जब मैं नोट्स भेजूंगा तब आपको ये वाला चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है। अब कोई कमेंट नहीं कीजिएगा कि टेलीग्राम में कि ये वाला आप बोले थे नहीं लिखना है ना, इसलिए मैं पहले ही आपको बोल दे रहा हूँ ये वाला नहीं लिखिएगा, मिटा दिया, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया, पूरा खेल समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया। अच्छा, अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, उसका वैल्यू को, मेन फ्लक्स का वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दिया। कौन कम किया, ये वाला कम किया फाई टू, तो कम किया, और ये मेन फ्लक्स जाना चाह रहा है इधर से, मूव करना चाह रहा है, तो अब उसको कम किया, तो फिर कम किया तो फिर अब उसको हमको कुछ उसका उपाय भी करना होगा। नहीं तो फिर हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स जितना प्राइमरी में होता है उतना सेकेंडरी में भी होना चाहिए। तो प्राइमरी में जितना फ्लक्स है उतना तो सेकेंडरी में नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहीं पर इसको रोक दिया, इस जगह पर उसको रोक दिया है। या अगर यदि इस साइड से आ रहा है मेन फ्लक्स तो यहाँ पर इसको रोक दिया, कौन, फाई टू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं। मेन फ्लक्स को रोक रहा है कौन, मेरा फाई टू, जो सेकेंडरी में इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब उसको जो कम किया उसको रिकवर, ध्यान से समझिए, उसको रिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर से प्राइमरी से एक और करंट देंगे जिसका नाम रहेगा I1 डैश। ध्यान से समझ लीजिए, किस लिए I1 डैश लाए, ताकि उस फाई टू को, जो मेरा मेन फ्लक्स फाई को रोक रहा था और उसका वैल्यू को कम कर दे रहा था, इस फाई टू को कैंसिल आउट करने के लिए। ये फाई टू मेरा कहाँ से आया था, ये I2 से ही आया था। अब आप लोग बोलेंगे कि E2 से आया था, हाँ, जो भी मानेंगे। तो मेरा ये जो फाई टू है उसको नेगलेक्ट करने, मतलब कैंसिल आउट करने के लिए हम एक और करंट देंगे I1 डैश, और करंट जैसे देंगे प्राइमरी में तो यहाँ पर भी एक इंड्यूस होगा EMF, या फिर बोले तो MMF, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, N1 I1 डैश। ध्यान से समझ लीजिए। चलिए एक और बार समझाता हूँ। यहाँ से फाई टू जो मेरा मेन फ्लक्स को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, और मेरा मेन फ्लक्स का वैल्यू को कुछ कम कर दिया था। अब कम कर दिया था तो उसको रिकवर करने के लिए ये मेन फ्लक्स को, मान लेते ये मेन फ्लक्स मेरा पहले 10 जा रहा था, और इधर से ये जो फाई टू आ गया और मेरा मेन फ्लक्स को 2 कम कर दिया। ये फाई टू मान लेते 2 है, तो मेरा मेन फ्लक्स 10 - 2 यानी 8 हो गया। अब मेरा मेन फ्लक्स 10 ना जा करके 8 जा रहा है, ठीक है, 8 जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 8 जा रहा है। तो ये 8 को फिर से 10 बनाने के लिए हम यहाँ से क्या किए, प्राइमरी करंट फिर से दे दिया, प्राइमरी वाइंडिंग में एक और करंट दिया I1 डैश, एक और करंट इधर से फ्लो करवाने लगे, और ये करंट के कारण फिर मेरा इस प्राइमरी वाइंडिंग में एक और EMF इंड्यूस होगा, वही बोले तो MMF इंड्यूस होगा, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, N1 I1 डैश। समझ में आ गया। अब ये जो N1 I1 डैश यानी MMF, तो MMF के कारण इसमें भी एक और क्या आएगा, फ्लक्स, जिसका नाम हम लोग दे देंगे फाई1 डैश, ठीक है, फ्लक्स जिसका नाम क्या दे देंगे, फाई1 डैश। अब ये जो फ्लक्स फिर मेन फ्लक्स का डायरेक्शन में जाएगा, मेन फ्लक्स को, अब क्योंकि मेन फ्लक्स मेरा 8 हो गया था तो उसको फिर साथ देने के लिए, लड़ाई में उसका साथ देने के लिए उसका छोटा भाई आ गया फाई1 डैश, अब उसके साथ साथ जाएगा, उसका पीछा पीछा जाएगा, और जो फाई टू को लड़ने के लिए जाएगा, फाई टू को कैंसिल आउट करने के लिए जाएगा, ठीक है, उसको हटाने के लिए जाएगा। तो फाई1 डैश भी उधर से ही जाने लगा जिधर से मेरा मेन फ्लक्स जा रहा था फाई टू से लड़ने के लिए, फाई1 डैश। तो फाई1 डैश का वैल्यू कितना रहेगा, जितना इस फाई टू का रहेगा, उसी को कैंसिल आउट करने के लिए, मान लेते ये फाई टू हम क्या बोले थे, 2 है, तो मेरा फाई1 डैश भी मेरा 2 होना चाहिए, तब है ना, इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो मेरा जो 10 को माइनस कर दे रहा था 2,
वो फिर मेरा 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ, तो फाइव वन डैश मेरा मैग्नीट्यूड में उतना ही रहेगा जितना मेरा फाइव टू था, जो मेरा मेन फ्लक्स फाइव के प्रभाव को कम कर रहा था, उसका वैल्यू को थोड़ा घटा दे रहा था। तो अब यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ गया, एक और फ्लक्स क्या आ गया था मेरा फाइव वन डैश, जो मेरा फाइव टू को अपोज कर रहा है। क्लियर है? चलिए, इतना मैंने आपको यहाँ पर लैंग्वेज में लिख के दिखाया हूँ, चलिए उसको पढ़ते ध्यान से, इसलिए मैं पहले फिगर में आपको समझा दिया। एज द फ्लक्स फाइव टू अपोजेज द मेन फ्लक्स फाइव, द रिजल्टेंट फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज। वही बोले कि मेन फ्लक्स को घटा दे रहा था, एंड द फ्लक्स रिड्यूसेज द ईएमएफ ई1, है ना। अब क्या हुआ कि ये जो मेन फ्लक्स जो फाइव मेरा कम हो गया, तो फाइव का कम होने से मेरा ई1 भी कम हो गया था, ईएमएफ भी कम हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको क्या बताया था, कुछ याद है? अगर आप लोग देखे हैं तो मैंने वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर भी जो है ना, भी वन, ये भी वन और ये वाला ई वन बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, मतलब लगभग लगभग बराबर होता है ना। काहे लो बराबर होता है? क्योंकि इधर से जो करंट मेरा जा रहा था वो रेटेड करंट का 2 से 10% था। आपको याद है पिछला वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था, यानी ये जो करंट था वो बहुत कम मात्रा में जा रहा था, और मेरा ईएमएफ किस कारण से बना था? उसी करंट के कारण से बना था। तो मेरा करंट बहुत कम जा रहा है, तो ईएमएफ भी बहुत कम बनेगा, जिस कारण से मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि ये जो V1 है वो बराबर बराबर होगा, मतलब लगभग लगभग होगा, E1 के बराबर होगा। तो अब जैसा कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरा मेन फ्लक्स फाई जो इधर से आ रहा है, मेन फ्लक्स फाई वो वैल्यू में कम हो गया। तो ये फाई मेरा किस कारण से बना था? E1 से बना था। तो E1 को भी अब कम होना पड़ेगा, क्योंकि मेन फ्लक्स मेरा फाई कम हो गया, तो E1 भी कम हो गया। अब E1 यदि कम हो गया तो अपने आप मेरा V1 क्या हो जाएगा? उसका तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब फिर से V1 को E1 के बराबर करने के लिए हम लोग क्या लाए थे? I1 डैश। क्या लाए थे? I1 डैश, वही वाला यहाँ पर लिखा गया है, एडिशनल करंट। वो I1 डैश का नाम क्या हम लोग दिए? एडिशनल करंट, ठीक है। दस द स्ट्रेंथ ऑफ V1 इज मोर देन E1, वही बोले कि जो E1 थोड़ा कम हो गया, और हम लोग जानते हैं V1 बराबर E1 होना चाहिए, तो E1 कम हो गया तो V1 अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। वही लिखा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ V1 इज मोर देन E1 एंड एडिशनल करंट। अब दोनों को बराबर करने के लिए एडिशनल करंट I1 डैश ड्रॉन फ्रॉम द मेन सप्लाई, फिर मेन सप्लाई से हम लोग एक और करंट I1 डैश भेजने लगे। तो I1 डैश भेजने मतलब पूरी ये खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो जो सेकेंडरी फ्लक्स था फाइव टू, उसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है, उसके कारण। अगर वो नहीं रहता तो मेरा V1 और E1 कम बेसी नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? वही मेन पूरा जड़ यही है फाइव टू। इसी को कम करने के हम लोग I1 डैश को ले जा रहे प्राइमरी सप्लाई से। माने इस रणनीति को समझिए, ये एक तरीके का युद्ध चल रहा है, ठीक है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, समझ रहे। उसको कम करने के लिए, किसको? फाइव टू को कम करने के लिए I1 डैश गया। देखिए फाइव टू आ जाने से मेरा क्या क्या हो गया, मेरा जो V1 और V1 और E1 जो था वो सेम होता है, लेकिन वो फाइव टू आ जाने के कारण ये दोनों में उतार चढ़ाव आ गया। I1 कम हो गया, V1 ज़्यादा हो गया। अब ये E1 कम हो गया, तो E1 कम कैसे हुआ? वो जो मेन फ्लक्स मेरा कम हो गया, तो इस कारण से E1 भी कम हो गया, क्योंकि मेन फ्लक्स मेरा बना था E1 से ही। समझ में आ रहा है? चलिए आगे मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। देखिए जो मैंने बताया अभी वही वाला यहाँ पर लिखा गया। द एडिशनल करंट इज यूज्ड फॉर, एडिशनल करंट को हम लोग क्यों लाए? रीस्टोरिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मेन फ्लक्स एंड सो दैट V1 बराबर E1, ताकि V1 बराबर E1 हो जाए। और जो मेरा मेन फ्लक्स जितना मान लेते हैं हम लोग शुरू में क्या बताया 10, उसको 10 करने के लिए, मतलब 10 से 8 हो गया था, तो उसको फिर से रीस्टोर यानी फिर से 10 करने के लिए हम लोग क्या लाए? I1 डैश को लाए, एडिशनल करंट को लाए। क्लियर है? क्लियर है? द प्राइमरी करंट I1 डैश इज इन फेज एंड ऑपोजिशन विद द सेकेंडरी करंट I2। फिर वही बात आ गया कि हम लोग I1 डैश क्यों लाए? ताकि मेरा फाइव टू को कम कर सके, फाइव टू को कैंसिल आउट कर सके। तो फाइव टू मेरा कहाँ से आया था? E2 से आया था, और वही E2 मेरा कहाँ से आया था? I2 से आया था, I2 से आया था ना। तो इसका मतलब मेरा क्या है? ये जो I1 डैश किसको कम करने के लिए हम लोग लाए? E2 को कम करने के लिए लाए। वही बात हो रहा है, ये और ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, फाइव टू और I2। तो वही वाला लिखा है कि द प्राइमरी करंट I1 डैश, ये वाला I1 डैश अपोजिशन विद द सेकेंडरी करंट I2 को अपोजिट करने के लिए, उसको उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग I1 डैश लाए।
तो दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए। इन फेज करने का क्या मतलब है? इन फेज मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था। इन फेज जैसे वोल्टेज इधर है तो करंट भी इधर ही रहेगा इसी लाइन में, तो इसको इन फेज बोलेंगे, उसी लाइन में, उसी रेखा में। तो ये हो गया सेम डायरेक्शन में। तो मेरा करंट I2 इधर से आ रहा है और मेरा मेन करंट प्राइमरी करंट I1 डैश इधर से आ रहा है। तो ये एक ही लाइन में हुआ ना, लेकिन अपोजिट हुआ, एक दूसरे को विरोध करने के लिए वही वाला लिखा गया है। क्लियर है? देखिए इस तरीके से समझिए, आपको किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। अब जिस कारण से मेरा I1 डैश जो है, I1 डैश इसका एक और नाम पड़ गया, तब से हम लोग इसको क्या बोल रहे थे? एडिशनल करंट बोल रहे थे, इसका कोई नाम नहीं दिए थे, अब इसका नाम मिल गया, प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट। इट इज कॉल्ड प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। वही लिखा। अब यहाँ पर एक कहानी मिलेगा। क्या कहानी मिलेगा? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहानी मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। I1 डैश किसको रोकने के लिए आया था? I2 को, है ना, I2 को रोकने के लिए आया था। ठीक है, तो I1 डैश में हम लोग क्या कर दिए? N1 को गुना कर दिए, I2 डैश में भी N2 को गुना कर दिए। अब ये क्या हो गया? E1, ये क्या हो गया? E2। ठीक है, वही लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा गया है, द एडिशनल करंट I1 डैश इंड्यूसेस द मैग्नेटोमोटिव फोर्स N1 I1 dash and this force set up the flux phi1 dash. The direction of the flux is same as that of main flux phi and it cancel the phi2। phi2 को कैंसिल करने के लिए हम लोग एडिशनल करंट I1 डैश लाए थे, जिस कारण से मेरा फ्लक्स बना था phi1 डैश। इंड्यूसेस द बिकॉज ऑफ MMF N2I2। ठीक है, N2I2 मेरा सेकेंडरी EMF था। तो दोनों तो बराबर है, तभी ना एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, तभी ना। ये इधर से दो था, ये इधर से दो था, तो इसको भी दो होने चाहिए, तभी ना दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। जो मेन, जैसे मेरा मेन फ्लक्स 10 था तो वो फिर से मेरा 10 ही बना रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, ये कुछ नहीं, यहाँ हम नहीं भी करेंगे तब पर भी मेरा नो लोड करंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला निकलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये वाला इंक्लूड किया हूँ। तो N1 I1 डैश बराबर N2 I2, मतलब दोनों में EMF बराबर है। ठीक है, E1 डैश और E2। I1 डैश बराबर N2 बटा N1 I2। अभी देखिए यहाँ पर एक N2 बटा N1 एक फॉर्मूला है किसका? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का। के मेरा यहाँ पर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला को लिखने के लिए यहाँ पर ये वाला लिखा गया, मतलब इसको जोड़ा गया है। ऐसे ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये लगभग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा इसको ये करता हूँ, रुकिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेन फिगर में चलते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन V1 एंड I1 गिव्स द पावर फैक्टर एंगल ∅1 एंड द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। अच्छा, वही लिखा है कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था ना कि I1 I0 और V1 के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज एंगल बोलते थे, ∅0। वही वाला लिखा गया कि I1 और V1 के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? ∅1। वही लिखा है। तो वही तो हम लोग जानते हैं, करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को तो हम लोग फेज एंगल बोलते हैं। तो वो तो बात तो सही है। देखिए आगे देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ द सेकेंडरी साइड डिपेंड अपन। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट। जो मैंने आपको 3 फिगर दिखाया है, जो मैंने बोला कि आपको बोर्ड में मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, वो वाला। तो पावर फैक्टर ऑफ द सेकेंडरी साइड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लोड, कि किस तरीके का आप लोड कनेक्ट किया, उस हिसाब से आपका पावर फैक्टर सेकेंडरी साइड डिपेंड करेगा। सेकेंडरी साइड में जो पावर फैक्टर होगा वो डिपेंड करेगा आपको कि सेकेंडरी साइड में किस तरीके का लोड कनेक्ट है। अगर लोड आपका इंडक्टिव है, अगर लोड आपने ये जो ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज भी, ये जो ट्रांसफार्मर है, अगर इसमें आप इंडक्टिव लोड कनेक्ट किए, ये जो लोड है वो इंडक्टिव है, इंडक्टिव मतलब मान लेते हैं एक इंडक्टर को आप कनेक्ट कर दिए, तो फिर आपका जो पावर फैक्टर यानी कॉस फाई का जो वैल्यू होगा, तो कॉस फाई यानी ये सेकेंडरी साइड का हम बात कर रहे हैं, यानी ∅2 लिखेंगे। कॉस फाई जो होगा ना वो आपका लीड करेगा, सॉरी इंडक्टिव है तो लैग करेगा, काहे लैग करेगा? क्योंकि यहाँ पर करंट लैग करता है वोल्टेज से।
लैग कहने का मतलब क्या है, वोल्टेज आगे आगे रहेगा और करंट उससे पीछे पीछे रहेगा, ठीक है, उससे नीचे रहेगा। वही पीछे कहने का मतलब नीचे रहेगा फेजर डायग्राम में। अगर पावर फैक्टर, अगर ये जो मेरा लोड है सेकेंडरी साइड में, जो मेरा लोड है, ठीक है, ये जो सेकेंडरी साइड में मेरा जो लोड है वो मान लेते एक कैपेसिटर रहा, मान लेते वो एक कैपेसिटर लोड रहा, यानी कैपेसिटिव लोड रहा, तो वो जो मेरा पावर फैक्टर यानी कॉस फाई का जो वैल्यू होगा, कॉस फाई टू का जो वैल्यू होगा, वो मेरा लीड करेगा। काहे लीड करेगा? काहे कि हम लोग जानते हैं कैपेसिटिव सर्किट में जो मेरा वोल्टेज है वो क्या करता है, लैग करता है, और करंट क्या करता है, लीड करता है। यानी कैपेसिटिव सर्किट में मैंने आपको क्या बताया था कि करंट वोल्टेज को लीड करता है, यानी इसमें करंट आगे आगे होता है, करंट आगे आगे, और वोल्टेज उसके पीछे पीछे यानी नीचे होता है। अगर मेरा ये जो लोड है सेकेंडरी साइड में, जो मेरा लोड है सेकेंडरी साइड में अगर मेरा लोड है वो मान लेते हैं रेजिस्टिव लोड रहा, रेजिस्टिव लोड रहा जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उसमें मेरा क्या होगा, उस कंडीशन में जिधर वोल्टेज उधर ही करंट इन फेज, जिस कारण से यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, या फिर बोले तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो मेरा पावर फैक्टर कॉस फाई टू का वैल्यू क्या होगा, कॉस फाई टू का, तो कॉस 0 डिग्री या फिर कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, एक बार कॉस 0 डिग्री रखते तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और कॉस 180 डिग्री रखते तो उसका वैल्यू होता है -1। यानी मेरा जो कॉस फाई टू निकल रहा है वो यूनिटी निकल रहा है, यूनिटी यानी एक। क्लियर है, समझ में आ गया कि सेकेंडरी साइड में जो पावर फैक्टर होगा वो लोड पर कनेक्ट डिपेंड रहेगा कि किस तरीके का लोड है। चलिए ये हो गया बाद का चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले मैंने आपको कहानी समझाया युद्ध वाला, कि इसको कैंसिल आउट, फाइटो को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग एडिशनल करंट I1 डैश लाए थे, और मेरा पहले से क्या जा रहा था प्राइमरी वाइंडिंग में, पहले से मेरा जा रहा था I1, और एडिशनल हम क्या ले आए, एडिशनल हम ले आए I1 डैश। तब यहाँ पर टोटल प्राइमरी करंट कितना बना, तो टोटल प्राइमरी करंट को हम लोग I1 तो नाम दे देते, तब फिर यहाँ पर I1 और इधर I1 तब तो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो I1 है इसको हम I0 लिख देते हैं, I0, जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया था ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन में, कि मेरा प्राइमरी से क्या करंट जा रहा था, शुरू में जा रहा था I1, लेकिन रेटेड करंट का 2 से 10% होने के कारण, यानी बहुत कम मात्रा में होने के कारण, उस I1 का नाम बदल कर हो गया I0, यानी नो लोड करंट। तो यहाँ पर भी हम लोग I0 लिख दिए, मतलब ये कोई मेरा नो लोड करंट नहीं है, ये मेरा मेन करंट है, लेकिन इससे अलग दिखाने के लिए, ठीक है, I0 लिख दिए। ये एडिशनल करंट जिसको हम लोग काउंटर बैलेंसिंग करंट अभी नाम दिए थे ऊपर में, याद है ना, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो मेरा ये I1 आया, यानी मेरा जो प्राइमरी से अब टोटल करंट कितना जाएगा। कोई आपसे पूछेगा कि बता रहे ट्रांसफार्मर ऑन लोडेड कंडीशन में प्राइमरी से कितना टोटल करंट जाता है, तो आपको बताना है I0 प्लस I1 डैश। अब वहीं पर आपको एक सवाल फिर पूछेगा कि I1 डैश क्या है, तो आपको बताना है वो काउंटर बैलेंसिंग करंट है फाई टू को कैंसिल आउट करने के लिए। फाई टू किस कारण से जनरेट हुआ था, E2 के कारण, समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए इतना हो गया। वही लिखा है, पढ़ लेते हैं, वही लिखा है, पढ़ लेते हैं। द टोटल प्राइमरी करंट I1 इज द वेक्टर सम ऑफ करंट, वेक्टर सम या फिर फेजर सम जो बोलना है, I0 एंड I1 डैश। तो टोटल करंट जो प्राइमरी टोटल करंट है I1, और उसका माथाडो में देखिए एक छतरी जैसा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेजर का सिंबल या फिर वेक्टर का सिंबल। तो I0 वेक्टर प्लस I1 डैश वेक्टर, ये हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए, चलिए मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वाला भी एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो इस फिगर से आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा, यहाँ चलते हैं दूसरा वाला फिगर में। ये वाला, ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। तो मैंने आपको नो लोड कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट छाप कर नहीं दिखाया था, मैंने बताया था कि इसके लिए एक और टॉपिक है, यानी इक्विवेलेंट सर्किट का एक स्पेशल टॉपिक है, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में समझाने के लिए मुझे यहीं पर इक्विवेलेंट सर्किट छापना पड़ा, ठीक है, नहीं तो इससे बाद वाले वीडियो में हम लोग छापते, तो इसमें छाप दिया तो फिर अब उसमें नहीं छापेंगे। देखिए क्या लिखा है, मैंने क्या छापा हुआ है, पहले इसको समझते हैं। ये वाला फिगर बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, वे बहुत अच्छा से समझ भी लेते, लेकिन फिर भी उनके मन में डाउट रहता है कि हमने क्या बताया आपको शुरू में
कि लोड हम लोग तीन तरीके का कनेक्ट कर सकते हैं, एक रेजिस्टिव लोड, एक इंडक्टिव लोड और एक कैपेसिटिव लोड। तो फिर मेरा यहाँ पर सर्किट में कैपेसिटर तो कहीं नहीं दिख रहा है, कैपेसिटर का सिंबल होता है ये वाला, कैपेसिटर तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर ऑन लोडेड कंडीशन में हम कैपेसिटर नहीं कनेक्ट करते, कनेक्ट करते कहाँ पर, यहाँ पर लोड में। तो लोड में कनेक्ट किया, इसका मतलब हमको सर्किट में भी उसका प्रभाव को दिखाना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, देखिए क्या लिखा है, अब समझते हैं। तो यहाँ पर फिर बच्चों का दिमाग में आता है कि यहाँ पर रजिस्टर, इंडक्टर ये सब क्यों छापा है, क्यों छापा है। तो देखिए इसका पीछे का कारण है कि ये मेरा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, देखिए ये क्या है, ये कॉइल है, ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। और ये वाला क्या है, ये भी कॉइल है, ये भी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग यानी एक तरह का कॉइल है, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, जो क्या है, R1 है। तो इसका रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग मैंने शो करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर छापे, यहाँ पर नहीं भी छापेंगे तब पर भी चलेगा, लेकिन इसको दिखाने के लिए यहाँ पर छापे। और ये कॉइल है तो इसका कुछ ना कुछ अपना रिएक्टेंस होगा, तो इसका रिएक्टेंस को यहाँ पर दिखाए। ये देखिए यहाँ पर ये कॉइल है तो इसका दो होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक रिएक्टेंस होता है। उसी तरह से ये भी कॉइल है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस काहे नहीं छापे, कैपेसिटेंस काहे नहीं छापे। तो कैपेसिटेंस बोलिए, कॉइल का कैपेसिटेंस होगा, खुद बोलिए कॉइल का कैपेसिटेंस होता है, नहीं होता है, तो फिर कैसे छापेंगे, कॉइल का कैपेसिटेंस नहीं होता इसलिए नहीं छापे। यहाँ भी सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल का अपना रिएक्टेंस होगा और अपना उस धातु मटेरियल, किस मटेरियल का बना है, कॉपर का बना होता है, जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग कॉपर लॉस बोलते थे, याद है, हाँ। और ये कॉइल है तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा और रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये लोड के आधार पर यहाँ पर नहीं छापा गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लोड के आधार पर यहाँ पर नहीं छापा गया, तब तो हमको कैपेसिटेंस भी छापना पड़ता है। एंड कैपेसिटेंस तो हम आज तक किसी बुक में नहीं देखे, किसी गूगल में कहीं नहीं देखे कि कैपेसिटेंस छापा रहता है। तो समझ में आ रहा है ये क्यों और ये बहुत टीचर नहीं भी बताते। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके, अब देखिए मैं आपको फिर यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए एक और चीज़ मैं आपको देखो, वहाँ पर डायलॉग जो भी लिखा गया वो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले जब तक लगे ये वाला नहीं समझ में आता है। देखिए ये वाला जो यहाँ पर इतना कुछ जो आया है ये सब नहीं रहता अगर हम लोग वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई नहीं करते। तो अगर मान लेते वोल्टेज ही नहीं देते तो यहाँ पर ना उसका EMF बनता, ना उसमें हम लोग वोल्टेज ड्रॉप होता है R1। तो R1 और I1 को गुना करेंगे, I1 और R1 को गुना करेंगे तो मेरा क्या बनेगा फॉर्मूला, V1 का, V बराबर IR होता है ना, हाँ। तो ये I1 R1 क्या है, एक तरह का इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, किसमें, उस कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप। उसी तरह से ये I1 को X1 के साथ गुना करेंगे तो I1 X1, ये भी क्या है फॉर्मूला V1 का, V बराबर IXL होता है ना, VL बराबर IXL होता है क्या, नहीं मैंने आपको इंडक्टिव सर्किट जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था ना, वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर V1 बराबर VL बराबर IXL, हाँ। तो ये भी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो दो को वोल्टेज ड्रॉप होता है इस कॉइल में, दो तरीका का वोल्टेज ड्रॉप बनता है, एक I1 R1, एक I1 X1। यहाँ पर देखिए एक्सेल होता है, ठीक है, ऐसा ये रिएक्टेंस है, ठीक है, रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका सिंबल होता है एक्सेल। तो यहाँ पर भी हमको एक्सेल छापना पड़ता है, तब फिर तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस यानी अलग दिखाने के लिए X1 लिखे और X2 लिखे, है दोनों सेम है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ही है, लेकिन अलग दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अच्छा हम क्या थे, हम कहाँ पर थे, हम बोले कि अगर वोल्टेज ही नहीं रहता तो ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता और ये वाला भी नहीं बनता, समझ में आ रहा है। तो इस वोल्टेज के कारण ही मेरा ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, या फिर सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले मेरा EMF बना, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर, उसी तरीके से इस सेकेंडरी वाइंडिंग में बोलिए पहले कौन बना, पहले EMF बना, EMF के कारण ही मेरा करंट I2 आया। तो I2 और R2 मिला तो एक वोल्टेज मेरा बना I2 R2 वोल्टेज ड्रॉप। फिर यही आगे बढ़कर मेरा I2 X2 बनेगा,
I2X2, देखिए यहाँ पर लिखा गया है I2XL, वही लिखा है I2X2। फिर मेरा जाकर के वोल्टेज बना V2। तो अगर मेरा ईएमएफ ही यहाँ पर इंड्यूस नहीं होता, मान लेते ईएमएफ ही नहीं बनता, तब फिर ये सब तो कल्पना ही हम लोग नहीं कर पाते। इसी के आधार पर यहाँ पर दो गो फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा ऊपर में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब पढ़ते, अब मजा लगेगा। देखिए कहाँ थे, आगे तो नहीं बढ़ गया। हाँ देखिए यहाँ से, द प्राइमरी वोल्टेज V1 हैज नाउ 3 कंपोनेंट्स। प्राइमरी वोल्टेज V1 का 3 गो कंपोनेंट है। कौन कौन? -E1, माइनस क्यों है? मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में नो लोड कंडीशन में बताया था, V1 बराबर होता है E1 का, लेकिन अपोजिट होता है एक दूसरे का, इसीलिए -E1 देते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बताया था। तो इसका मतलब ये जो V1 का 3 गो कंपोनेंट है, एगो -E1 क्या है, EMF इंड्यूस्ड विच अपोजेस V1। दूसरा I1 R1, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टेंस, जो क्या होगा, इन फेज होगा I2 का, इन फेज होगा I2 का। तो ये आपको नहीं समझ में आएगा अभी कि इन फेज विथ I2, इसका कहने का क्या मतलब, ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाला फिगर सम में, ये वाला फिगर सम में आपको समझ में आएगा, तो जिसका मैं आपको अभी आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरीके से I1 X1, ये भी क्या एक वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस रिएक्टेंस, जो लीडिंग I1 बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 3 गो बना। अब जैसा कि वोल्टेज तो मेरा करंट के साथ तो नहीं जुड़ता है, वोल्टेज हमेशा वोल्टेज से जुड़ेगा। तो E1 यानी EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये भी एक तरह का क्या है, वोल्टेज है। तो वोल्टेज, एक वोल्टेज जुड़ा, फिर I1 R1, ये भी एक तरह का वोल्टेज है, जिसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। I1 R1 ये भी एक तरह का वोल्टेज है। I1 X1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रिएक्टेंस, और ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। 3 गो वोल्टेज किसके कारण बना, V1 के कारण। तो V1 को हम लोग लिख सकते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये एगो फॉर्मूला बन गया। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई आगे किया गया है। ठीक है, तो -E1 प्लस ये सब फिर मैंने आपको पहले बताया, छतरी सब क्या है, फेजर सम है। ठीक है, वेक्टर सम। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको RL सर्किट, RC सर्किट जब पढ़ा रहा था, इम्पीडेंस का फॉर्मूला याद है, जेड का फॉर्मूला √R1² प्लस XL², या फिर √R² प्लस XC²। याद है, कुछ याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। लेकिन वहाँ पर मैंने ये वाला आपको फॉर्मूला नहीं बताया था, मैं जानकर नहीं बताया था, क्योंकि आपको उस समय समझ में नहीं आता। जेड का वो वाला भी फॉर्मूला आता है, ये वाला √R² प्लस XC², चाहे XL हो सकता है, चाहे XC हो सकता है। तो इस फॉर्मूला से हमेशा ओनली मैग्नीट्यूड निकलता है, एंगल नहीं निकलता है। एंगल निकालने के लिए अलग से tan थीटा का फॉर्मूला, tan फाई का फॉर्मूला लगाइए, चाहे cos फाई का फॉर्मूला लगाइए। हाँ, लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जेड बराबर R प्लस JX, चाहे JXL लिखिए, चाहे JXC लिखिए, ये वाला फॉर्मूला से आपका मैग्नीट्यूड भी निकलेगा और एंगल भी निकलेगा। मान ले, और जेड मेरा क्या, एक तरह का इम्पीडेंस है। ठीक है, तो कैसा निकलेगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा इस तरीके से। मान लेते 30 वोल्ट और एंगल 45 डिग्री, इसको सॉल्व करने पर इस तरीके का आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में नहीं आता उस समय, और अभी भी समझ में नहीं आया होगा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे हम लोग। तो यही वाला R1, यहाँ से I1 को कॉमन ले लिए, तो R1 प्लस X1। तो ये जैसे फैक्टर सम हटा, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर सम नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जे हम लोग लिखे इसीलिए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला किसका आता है, Z1 का, यानी जेड का फॉर्मूला है, चिपका दिए। देखिए ये सब आपको याद नहीं रखना, इसको भी याद नहीं रखना, इसको भी नहीं रखना, आपको मेन ये वाला याद रखना है। क्लियर है? और ये कहाँ से आया, ऊपर का 3 गो लाइन जो लिखे हैं उससे, 3 गो पॉइंट। चलिए ये हो गया मेरा वोल्टेज V1 का कहानी, यानी प्राइमरी साइड का कहानी। अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी साइड का कहानी, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 के कारण मेरा 3 गो कंपोनेंट बना था। एक वोल्टेज V2 उस लोड में, एक क्या बना था, फिगर में दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, फिगर में दिखाते हैं। देखिए
E2 के कारण मेरा क्या बना था, वोल्टेज बना था, I2 R2 बना था और I2 X2 बना था, ये 3 वो चीज़। चलिए इसमें लिख देते हैं। देखिए V2 टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस लोड, उसके बाद I2 R2 ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इन फेज विथ I2। अभी भी ये वाला समझ नहीं आएगा इन फेज विथ I2 कहने का क्या मतलब है, जब फेजर डायग्राम समझाऊंगा बोर्ड में तब मैं आपको बहुत अच्छा से ये वाला क्लियर कर दूंगा। I2 X2 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रिएक्टेंस लीडिंग I2 बाई 90 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर देखिए तो E2 मेरा क्या है, E2 कॉम्बिनेशन ये तीनों चीज़ों का, V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2, यही वाला याद रखिए, बाकी ये सब कुछ नहीं, ये सब नहीं याद रखिए, छोड़ दीजिए, ये वाला याद है ना, काफ़ी है। फिर भी देख लेते हैं, V2 I2 को कॉमन ले लिया तो R2 भेजा, सम हटा तो यहाँ पर J आ गया, तो JX2 ये R से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला आता है Z का, तो Z को चिपका दिए। ये क्या हम लोग किए, ये V2 को इधर रहने दिए RHS में, ये वाला उठा के इधर पटक दिए, तो ये प्लस में था उधर जाके माइनस में गया, तो माइनस I2 Z2 और पहले से प्लस में क्या है E2 बराबर क्या हो जाएगा V2, ये वाला फार्मूला बनता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, फेजर सम। इतना ही मैंने आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया था। अब आगे का ये सब यूनिटी पावर फैक्टर, ये वाला फिर पावर फैक्टर लैगिंग, फिर लीडिंग पावर फैक्टर, ये जो तीनों डायग्राम है ना, फेजर डायग्राम इसको बोलते हैं। ठीक है, तीनों डायग्राम को मैं आपको इस तरीके से बोर्ड में समझा दूंगा, मतलब कैसे बनाना है बिना देखे, कोई भी किताब को नहीं देखना है, कोई भी कुछ नहीं देखना है, खाली मैं आपको ये जो पॉइंट लिखा गया है ना, ये बोले स्टेप, खाली स्टेप लिखा गया, देखिए ये सब, हाँ स्टेप टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, यही स्टेप सब खाली आपको याद रखना है और एकदम याद रह जाएगा। खाली एक ही को डायग्राम के लिए स्टेप है, बाकी तीनों के लिए सेम है। देखिए इसी में पॉइंट वाइज स्टेप लिखा गया, बाकी देखिए इसमें कहाँ लिखा गया, देखिए इसमें लिखा है, देखिए तो स्टेप, ये तो कुछ नहीं लिखा है, सब नहीं याद देखना है, ये सब नोट है, नोट। ठीक है, रिमेंबर याद करने वाली चीज़। फिर देखिए इसमें भी स्टेप लिखा है, नहीं लिखा गया है ना, इसमें भी नहीं लिखा है, यानी ये जो पहला वाला है ना, इसी में यही आपको 9 स्टेप याद रखना है, बस इसी से आपका तीनों डायग्राम बन जाएगा, तीनों फेजर डायग्राम। और ये तीनों मैं आपको बोर्ड में बिना देखे बना दूंगा, बिना देखे कोई भी चीज़, खाली ये 9 पॉइंट मैं बोर्ड में लिख दूंगा, उसी 9 पॉइंट को पढ़ कर मैं ये तीनों का डायग्राम बना दूंगा। तो फिलहाल उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो ये इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।